guys, I hope I'm live and I'm audible to all of you. फटाफट कंफर्म करो क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एकदम फटाफट कंफर्म करो। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग गाइस। कौन कौन आ रखा है? अपना अटेंडेंस लगाओ फटाफट। फटाफट जोर शोर से अटेंडेंस लगाओ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गाइस टेंशन मत लो, हमारा जो रिवीजन वीडियो है वो अभी मोस्टली शाम को होगा। शाम को 6:30 या 7 बजे के आसपास हमारा रैपिड रिवीजन सेशन रहेगा। और अभी वैसे भी सेशंस बचे ही कितने हैं, बस अदर लॉ करना है, फिर तो खत्म ही हो जाएगा, है ना? सर क्या होता है रितिका? क्या होता है? हाँ, चलो गाइस, आज की क्लास शुरू करें। आज हम क्या करने वाले हैं? वैसे मेरे को पता था तुम लोगों का आज अदर लॉ का प्लान था, लेकिन मेरे को ये भी पता था कि आज अगर अपन चैप्टर 9 और 10 का अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, तो वो पक्का पक्का छूट जाएगा। ये वही मेंटालिटी बात है भाई, टीचर का नहीं, स्टूडेंट्स का नहीं, टीचर का भी होता है। ठीक है, आज अगर अपन कंपनीज एक्ट छोड़ के आगे बढ़े अदर लॉ की तरफ, और अगर हमने ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं किए तो हमारे हाथ से छूट जाएगा। तो आज हम अपने चैप्टर 9 और 10 का क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले चैप्टर 10 करेंगे क्योंकि वो रिलेटिवली बड़ा है और ज्यादा नंबर का आता है, और उसके बाद अपन चैप्टर 9 का भी करेंगे। अगर अब हम टाइम लिमिट रखेंगे इस वीडियो का 1 घंटे का, क्योंकि हमारे पास तो जो क्वेश्चंस है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम 1 घंटे के वीडियो का टाइम लिमिट रखेंगे और 1 घंटे में हम जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए उनको अपन सॉल्व करेंगे। एक बार देख लेते हैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है क्या? फटाफट से बताओ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? आई नो ब्लैक हो गया है, 1 सेकंड में आ जाएगा आई गेस। आई नो ब्लैक हो गया है, थोड़ी ही देर में आपको मेरी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। यस, हियर वी गो। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, उम्मीद है कि नहीं? चलो गाइस, तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिना किसी देरी के क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा मेरे स्क्रीन पे, और एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे और एबीसी कैटेगरी भी एनालाइज करेंगे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिर्फ और सिर्फ 23 क्वेश्चन है। ये मैं मानता हूं कि हम अगले 40 से 45 मिनट में ये क्वेश्चन बैंक खत्म कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ अपनी स्पीड बनाए रहे। पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दूंगा। वो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में अगर 3 लोगों ने डन का मैसेज दे दिया, 3 से 4 लोगों ने जैसे ही डन का मैसेज दे दिया, हम क्वेश्चन के आंसर पे डिस्कशन लग जाएंगे। अब जो बाद में इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोगों को प्लीज पॉज करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे भीड़ के साथ पढ़े, जब लोग खत्म कर सकते हैं तो आप भी खत्म कर सकते हैं। तो अपनी स्पीड बढ़ाएं, पहला क्वेश्चन पढ़ें और जैसे ही हो जाए तो डन का मैसेज दीजिए। हम उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। फटाफट, फटाफट। नालायक प्रशांत ताने मारेगा ना, पिटा पिटेगा बेटा। नालायक कहीं का। 9:30 अभी हुए हैं। कान लगा के सुना कर, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान लगा के सुना कर। क्लास में कल मैंने बोला था क्लास आज से शाम को होगी। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 और डन का मैसेज दो। सर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। सबसे पहले पूछ रहा है गवर्नमेंट कंपनी के बारे, के ऑडिटर के बारे में बताओ। तो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बताओ मेरे को फटाफट। सी एंड एजी 60 डेज के अंदर। अगर सी एंड एजी 60 डेज में नहीं कर पा रहे तो 30 डेज के अंदर बोर्ड करेगा। अगर बोर्ड भी 30 डेज के अंदर नहीं कर पा रहे तो 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर करेगा। तो टोटल 150 डेज का टाइम लिमिट मिलता है। तो फर्स्ट ऑडिटर इस तरीके से अपॉइंट होता है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है वो ईच फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट होता है 180 डेज के अंदर अंदर, और वो अगले एजीएम तक वेट कर कंपनी में रहता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स का प्रोविजन था, उसके बारे में आपको लिखना है। इन्होंने क्या लिखा है सर? देखो, फर्स्ट ऑडिटर के बारे में भी लिखा है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में भी लिखा है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर जो है 60 डेज के अंदर सीएनडीजी अपॉइंट करता है, फिर बोर्ड करता है 30 डेज में, और उसके बाद मेंबर्स 60 डेज के अंदर करते हैं। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर में 180 डेज के अंदर अपॉइंट करता है, और जब तक एजीएम कंक्लूड नहीं होता तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। सर ये एमटीबी का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 के एमटीबी में भी आया था और अक्टूबर 2021 के एमटीबी में भी आया था ये क्वेश्चन।
सर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर के बारे में बताओ जो रिजाइन कर दिया है, ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। एक नॉर्मल कंपनी में अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो क्या होता है बताओ। सर अगर एक नॉर्मल कंपनी में ऑडिटर, अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या इन्होंने सबसेक्शन लिखा है, यहाँ पे क्या इन्होंने सबसेक्शन लिखा है, नहीं। आप अगर सिर्फ सेक्शन 139 भी लिख दोगे ना तो बहुत हो गया, आपको सबसेक्शन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सर ऑडिटर के बारे में बताओ, अगर रिजाइन करता है तो क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कितने समय के अंदर भरते हो आप, कैजुअल वैकेंसी यू विल हैव टू फिल विद इन, बोलो बोलो, 30 डेज। बोर्ड हो या CNDG हो, 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी भरना पड़ता है। अगर कैजुअल वैकेंसी अगर आपने 30 डेज में नहीं भरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, भरना ही पड़ेगा। और अगर रेजिग्नेशन का केस है, किस चीज का केस है, अगर रेजिग्नेशन का केस है तो जो शेयर होल्डर है ना उन लोगों को, अगर रेजिग्नेशन का केस है तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, OR पास करके फिर अपॉइंटमेंट होगा। तो सर इन्होंने क्या लिखा है, द सिचुएशन एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन रिलेट्स टू कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन before the AGM in case of a company other than government company under section 139 subsection 8 clause 1। यहाँ तो ये लोग क्लॉज में भी घुस गए ना भैया, ना नहीं हो पाएगा, अपन सेक्शन 139 लिखेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर arising thereof in addition to the appointment of a new auditor shall be approved by the company at the general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board and he shall hold the office till the conclusion of next AGM। सर आपको एक तो 30 डेज के अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको बोर्ड का 3 महीने के अंदर अंदर, सॉरी अप्रूवल शेयर होल्डर का लेना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, और कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा। सर ये कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन था, इंपॉर्टेंट है, तुम समझे क्या। सर जिस दिन कैजुअल वैकेंसी होती है उसके 30 डेज के अंदर अपॉइंट करो, उसके 3 महीने के अंदर अंदर रेजोल्यूशन को अप्रूव करवा लो। और क्या लिखा है, ये जो बंदा अपॉइंट हुआ ना ये नेक्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, 6th एजीएम तक नहीं भैया, अगले एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। तो सर ये क्वेश्चन को मैं अभी डालूंगा बी कैटेगरी में। जब आप अगली बारी रिवीजन करोगे ना, फर्स्ट रिवीजन तो ये है, सेकंड रिवीजन जब मारोगे तब अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लगा तो इसको प्लीज उठा करके सी कैटेगरी में डाल देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो फटाफट। आई वॉन्ट योर फुल स्पीड गाइस, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2 और मेरे को डन का मैसेज दो, आगे बढ़ने का मैसेज दो प्लीज। ओके गाइस, 3 डन का मैसेज आ गया, मेरी बात सुनो। सर दोस्तों, एक फर्म है लेमन एंड कंपनी, सीए की फर्म है जिसमें LMN 3 पार्टनर है, क्या मस्त निकाला है ना, लेमन में LMN पार्टनर है, ठीक है। वो लोग जो है मेसर्स बिग का ऑडिट करते हैं, और इसमें जो एम है ना वो एक और ड्यू एंड कंपनी में भी पार्टनर है, मतलब LMN एक पार्टनर है और उसमें जो एम है वो एक और फर्म में ड्यू में भी पार्टनर है। अब सर ये लोग ऑडिट कर रहे हैं मेसर्स बिग का, ये लोग कब से ऑडिट कर रहे हैं, पिछले 6 साल से ऑडिट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2014 को। To how many years can Lemon and Company continue as statutory auditors? सर आपको याद होगा जब ये कमेंट्स, ये जो नया प्रोविजन आया था, कौन सा नया प्रोविजन, कि इंडिविजुअल 5 साल तक के लिए ऑडिटर रहेगा और फर्म जो है वो 10 साल तक के लिए ऑडिटर रहेगी। तो लॉ में क्लियरली लिखा था कि ये 5 साल और 10 साल का लिमिट गिनने के लिए कमेंसमेंट के पहले जितने साल के लिए आप ऑडिटर थे ना वो पीरियड को भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 साल के लिए ऑडिटर थे पहले से, करेक्ट। तो अभी आप कितने साल कंटिन्यू कर सकते हो और बताओ, 10 साल। क्या आप 10 साल कंटिन्यू कर सकते हो, क्या आप 5 साल कंटिन्यू कर सकते हो, कि आप सिर्फ 4 साल कंटिन्यू कर सकते हो, बताओ फटाफट। आप क्या हो, आप एक फर्म हो, आप एक LLP हो, कितने साल कंटिन्यू कर सकते हो सर आप।
तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हो बचे हुए सिर्फ 3 साल के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर आप 6 साल की जगह 8 साल के लिए, अगर 6 साल की जगह अगर 8 साल के लिए ऑडिटर रह चुके होते, तो आप फिर 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते। क्यों? क्योंकि मिनिमम 3 साल तो हम आपको देंगे, भले 0 पीरियड भी आपका बचा हो, पर 3 साल देंगे। उसके बाद आप देख लेना 10 माइनस कितना साल आपने कंटिन्यू किया, वो करके देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि पुराना कमेंसमेंट के पहले के पीरियड को इंक्लूड किया जाएगा। What shall be the cooling off period of Lemon with respect to Messrs Big Limited? सर लेमन ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड क्या था? इंडिविजुअल के लिए 5 साल और फर्म के लिए, अरे बोलो, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या था? इंडिविजुअल के लिए 5 साल और फर्म के लिए, सर कोई भी हो दुनिया में आपके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल का ही था, तो इस केस में जो लेमन है उसको भी 5 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा। कैन ड्यू एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड इट्स अनदर लिस्टेड सब्सिडरी? क्या आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंट हो सकते हो? कौन? आप कौन? ड्यू एंड कंपनी। और किसकी? एंड इट्स अनदर लिस्टेड सब्सिडरी मेसेज डार्क लिमिटेड ड्यूरिंग सच कूलिंग ऑफ पीरियड। सबसे पहले ड्यू एंड लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। क्या आप मेसेज बिग लिमिटेड में अपॉइंट हो सकते हो? आपका जो मिस्टर एम है ना पार्टनर, मिस्टर एम जो पार्टनर है, वो अब गया है ड्यू में। मिस्टर एम जो है वो कॉमन है लेमन में और ड्यू में, तो ड्यू भी नेचुरली जो है वो भी कूलिंग ऑफ पीरियड में आ जाता है। ड्यू भी 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। ड्यू भी 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। बट यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी। यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी। क्या आप अनदर लिस्टेड सब्सिडरी में अपॉइंट हो सकते हो? तो आई थिंक कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए आप ये सब्सिडरी में जरूर जरूर अपॉइंट हो सकते हो। उसके बाद सर, कैन लेमन एंड कंपनी भी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? बात ही खत्म हो गई, बिल्कुल बन जाए इंटरनल ऑडिटर का, तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो दोनों कंपनी में इंटरनल ऑडिटर बन जा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको समझा? जो आप लोग इन एलिजिबल फॉर 5 इयर्स बोल रहे हो, एकदम ध्यान से सुनो। मेसर्स बिग लिमिटेड में तो क्यों नहीं आ सकता? सर आप ना इसको चाहिए तो आप अपने तरीके से नोट्स में बना करके देख लो। एल एम एन है, एल एम एन है, ये लोग पार्टनर है लेमन में। ओके, और दूसरी तरफ ड्यू है। ड्यू में कौन पार्टनर है? एम पार्टनर है। ये दोनों कौन हो गए? ऑडिट फर्म। अभी ये लोग कंपनीज कौन कौन से हैं? एक तो बिग लिमिटेड हो गया, एक डार्क लिमिटेड है। और बिग लिमिटेड और डार्क लिमिटेड में क्या 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 कॉमन है? ये बिग लिमिटेड जो है होल्डिंग है, और डार्क लिमिटेड जो है ये सब्सिडरी है। अभी सर लेमन ऑडिटर है बिग में, लेमन ऑडिटर में है बिग में 6 साल से। कितने साल कंटिन्यू करेगा? 4 साल कंटिन्यू करेगा। उसके बाद कितने साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा? ये 5 साल का कूलिंग ऑफ रहेगा। क्या ये 5 साल में ड्यू जो है, क्या ये 5 साल में ड्यू जो है जो बिग में ऑडिटर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कॉमन पार्टनर है तो आप नहीं बन सकते। क्या ये ड्यू जो है आर्क में ऑडिटर बन सकता है? हाँ बिल्कुल ऑडिटर बन सकता है। क्यों? क्यों ऑडिटर बन सकता है सर ड्यू? डार्क में ऑडिटर क्यों बन सकता है? क्योंकि द ऑडिटर इज ओनली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द सेम कंपनी। आप डार्क में बन सकते हो, डार्क में बन सकते हो। सर सवाल ये है, क्या लेमन इसका इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या लेमन डार्क का इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल बन सकते हो। तो सर ये क्वेश्चन मैं कहूंगा एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज देता है आपको पूरे ऑडिटर के प्रोविजन का। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू शुड मार्क इट एज एक कैटेगरी। अगर आपको नेक्स्ट रिवीजन में बहुत इजी लगेगा तो इसको छोड़ देना, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन एंड टेस्ट्स अ लॉट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको बात समझ में आई हो। सर एक बार आंसर पढ़ो मेरे साथ। Listed companies and other prescribed class of companies except one-person company and small company shall not appoint or reappoint an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. आप 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट ही नहीं करोगे। अगर एक ऑडिट फर्म है जिसने अपना टर्म कंप्लीट किया है, शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स कूलिंग ऑफ पीरियड। Further, as on date of appointment, no audit firm having a common partner whose tenure has expired immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor for the same company. सेम कंपनी में नहीं अपॉइंट हो सकते। ये ड्यू की बात कर रहा है सर। क्यों? क्योंकि आपका कॉमन पार्टनर है। और रोटेशन के लिए इन्होंने बोला कि इन केस ऑफ ऑडिटर वेदर एन इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म, द पीरियड फॉर विच द ऑडिटर और द फर्म हैज हेल्ड ऑफिस एज ऑडिटर prior to commencement of the act shall be taken into account for calculating 5 साल और 10 साल। सर इन्होंने चारों प्रोविजन एकदम मस्त टू द पॉइंट करके ऊपर पहले प्रोविजन लिख दिया। लिखा है अप्लाइंग द अबव प्रोविजन। क्या लिखा है? अप्लाइंग द अबव प्रोविजन। इन्होंने 4 पॉइंट लिखे। पहला, पेमेंट जो है कंटिन्यू कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 more years। बात खत्म। कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल का होगा। बात खत्म। यू एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिग लिमिटेड में नहीं बन सकता as CAM is the common partner in both these. However, Due Limited जो है वो statutory auditor बन सकता है डार्क में। आप बिग में नहीं बन सकते, पर
डार्क में आप बन सकते हो। पता नहीं क्या सोच रहा था एग्जामिनर जब ये पिक डार्क लिख रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या सोच रहा था भाई, उसके दिमाग में चल क्या रहा था। हाँ। उसके बाद सेक्शन 138 में क्या लिखा हुआ है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल। सर सेक्शन 138 बात करता है इंटरनल ऑडिटर के बारे में। क्या इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है? हाँ, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेमन जो है वो बिल्कुल इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, क्या आपको ये बात जोर से समझ आई? ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव और मस्त क्वेश्चन है आपके रिविजन के लिए। क्या आपको ये बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर लोग पूछ रहे कितने मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन बेटा। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो मेरे को लगता है ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये आपके 4 से 5 कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, तो 4 से 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अब सर क्वेश्चन 3 इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, ये मैं इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक क्यों करता हूं? अगर वो क्वेश्चन रेलेवेंट हो गया तो मैं उसको यहां से हटा देता हूं, पर अगर मैं नंबरिंग चेंज कर दूंगा तो मेरे जहां पे मैंने क्वेश्चन बैंक 4 का रेफरेंस दिया हुआ है वहां पे बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस तरह की चीजें आती है। अब सर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए प्लीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर भी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ। प्लीज पढ़ो क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो तुम? एकदम खुला क्वेश्चन छोड़ दिया। बोले एक लिस्टेड कंपनी है, उसने ऑडिटर रखा है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें बताओ। क्या क्या आप यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की बातें करोगे? क्या आप यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की करोगे? नहीं। मैं ये क्वेश्चन को बी कैटेगरी मार्क करूंगा और आप लोगों के लिए होमवर्क मार्क करूंगा। प्लीज इसको रीड कर लेना, दिस इज नथिंग बट रिकलेक्शन ऑफ द प्रोविजन। प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े जल्दी। और सर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन मई 2018 तक आता था, पर ये लोग अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देते हैं। इस समय ये लोग केस स्टडी बेस्ड प्रॉपर क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके देते हैं। इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन आइडियली नहीं आना चाहिए, पर अगर आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए स्कोरिंग ही दिख रहा है हमको, और पढ़ने में टाइम भी बचता है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी, और डन का मैसेज दो मेरे शातिर लोगों, फटाफट डन का मैसेज दो। हाँ, तुम्हारे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। और गाइज एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन बैंक है और समरी नोट्स है, ये वापस से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वी स्मार्ट के वेबसाइट पे आपको परचेज के लिए भी अवेलेबल है। एकदम 500 रुपीज पे अवेलेबल है, जिसपे हम प्रिंटिंग और डिलीवरी का कॉस्ट बस आपसे ले रहे हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो प्रेस्टीज पॉइंट में ऑफिस में भी अवेलेबल है, वहां पे आपको 50 रुपए कम पड़ेंगे क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट बच जाती है। तीसरा, आपको अगर चाहिए तो फ्री में अगर पीडीएफ का प्रिंट मारना है तो पूरा का पूरा शुभम singal.com वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और अगर आपको सारे मटेरियल जीएसटी लॉ ऑडिट सब एक जगह चाहिए तो ये सब कुछ रैपिड रिवीजन के जो रजिस्ट्रेशन लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे भी सारी चीजें अवेलेबल है। तो वहां से ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। प्लीज इन मटेरियल को अपने साथ जरूर जरूर रखना। ठीक है सर, आप मिस्टर प्रवीण को अपॉइंट करना चाहते हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह, और प्रपोज्ड ऑडिटर को आपने सर्टिफिकेट देने बोला। सर्टिफिकेट का कंटेंट क्या होना चाहिए मैंने तुमको पढ़ाया था। अपॉइंटमेंट के पहले दो चीजें आएगी, अपॉइंटमेंट के बाद दो चीजें आएगी। अपॉइंटमेंट के पहले दो चीजें क्या आएगी? पहला, अरे बोलो बोलो, पहला, बोलो ना, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। क्या पहला क्या आएगा? अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, पहला रिटन कंसेंट आएगा और दूसरा सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट में चार चीजें आएगी, पी लेट, पी लास्ट पॉइंट था सर, क्या कोई भी प्रोसीडिंग का अगर आपने लिस्ट दिया है तो वो ट्रू एंड करेक्ट है। एल, आप लिमिट्स के अंदर हो। ई, आप एलिजिबल हो। और टी, एक्ट्स के टर्म्स का कंप्लायंस कर रहे हो। ये चार चीजें आपको बतानी पड़ेगी अपने सर्टिफिकेट में। ये बिफोर अपॉइंटमेंट है। वैसे आफ्टर अपॉइंटमेंट क्या होते हैं? आफ्टर अपॉइंटमेंट कंपनी जो है वो ऑडिटर को बताती है, भाई बधाई हो तेरा अपॉइंटमेंट हो गया, और आरओसी को एडीटी 1 में बताती है 15 दिन के अंदर अंदर कि आरओसी आरओसी अपॉइंटमेंट हो गया है। ये अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, मैंने आपको ऐसे ही बताया है। मैंने आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के कंटेंट के बारे में लिखना है, तो आप क्या क्या लिखोगे? एलिजिबल है, टर्म्स है, लिमिट्स है, और आप लिखोगे प्रोसीडिंग जो है वो ट्रू एंड करेक्ट है। ये सेम प्रोविजन जो आप अपने समरी नोट से आपने याद किया था। सर्टिफिकेट shall also indicate whether the auditor satisfies the provision of condition 141। क्या है 141? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो।
सर 141 क्या है, बोलो ना। 131 आपका अपॉइंटमेंट हो गया, 140 आपका रिमूवल हो गया, 141 एलिजिबिलिटी हो गया, है ना। 141 क्या हो गया? ओ भाई मारो मुझे मारो, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, सो के उठे और आ गए सर रिविजन। सर हम करेंगे क्या? नहीं आप कराओगे क्या? हाँ, एग्जाम कौन लिख के आएगा? आप ही तो लिख के आओगे हमारे लिए, हमको थोड़ी ना जाना है। सर ये आपको याद है कुछ ऐसा जिंदगी में, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन? नालायक गधे तुम, कौन भाई। सर कैसा क्वेश्चन है? मैं इसको बी कैटेगरी क्वेश्चन मार्क करूंगा, और मैं अपने समरी नोट्स में जाकर के यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वाला प्रोविजन था ना, कहाँ पे था सर्टिफिकेट वाला प्रोविजन? किधर गया किधर गया किधर गया सर्टिफिकेट वाला प्रोविजन? सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, सर ये जो सर्टिफिकेट वाला प्रोविजन था ना, उसके बाजू में मैंने लिख देना है, अगर मेरे को आज जिंदगी में मिलेगा ये। हाँ, रिपोर्ट सच अपॉइंटमेंट, ये अगर मेरे को जिंदगी में मिलेगा तो मैंने यहाँ पे बाजू में लिख देना है क्या, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन रेफर क्वेश्चन 5। जब मैंने इतना लिख दिया ना, तो एग्जाम में मेरा ध्यान खुद से आ गया, मैं एकदम ध्यान दे करके एग्जाम में इसको लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या आपको बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को बी कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। एक्चुअली मैं इसको, क्योंकि अब मैंने इसको मार्क कर लिया है ना, तो मैं इसको सी कैटेगरी में डाल दूंगा, मेरे को रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, पढ़ो फटाफट और डन का मैसेज दो, पढ़ो फटाफट और डन का मैसेज दो, बहुत स्पीड, फुल स्पीड। वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है, करेक्ट। वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है एक तरीके से, करेक्ट। तो सर ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है, कितने साल तक कंटिन्यू करेगा? 3 साल तक कंटिन्यू कर सकता है, क्यों? फर्म है और 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए है। कैन M&L बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ पीरियड? नहीं सर, M&L भी नहीं अपॉइंट हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन पार्टनर है, और कॉमन पार्टनर भी 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गया है। हाँ हाँ चल ठीक है, पता है, बाप को मत सिखा, वो वाला हाल हो गया अब हमारा। सर ये मीम था, जिनको नहीं पता, ये बॉलीवुड के कौन से मूवी का डायलॉग था? अक्षय कुमार याद आ रहा है मेरे को तो, हाँ हाँ ठीक है चल, बाप को मत सिखा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए सर प्लीज। क्या बात है मोहम्मद रफी, क्या हाल है? जल्दी जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाएंगे, तुम लोग मेरे को फटाफट डन का मैसेज दो, मैं दौड़ता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो फटाफट। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो मिस्टर विकास है, ये नहीं होता तो हमारी जिंदगी में दर्द नहीं होता ये क्वेश्चन का। सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक गवर 1/4 ऑफ द शेयर सब्सक्राइब कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होल्ड कर रही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। क्या 1/4 होल्ड करने से गवर्नमेंट कंपनी बन जाते हैं? नहीं सर। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑडिटर अपॉइंट हुआ है एजीएम में, हेल्ड ऑन 30th अप्रैल बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या यहाँ पे ऑडिटर को सीए क्या सीएनडीजी को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए था? नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो
गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सीएनडीजी अपॉइंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सीएनडीजी का रोल नहीं है, तो यहाँ पे जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है वो बहुत वैलिड है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अंडर सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट शेल बी वेस्ट जनरली विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। और वैसे भी सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, हमको थोड़ी फर्स्ट ऑडिटर बोला है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो एजीएम में ही अपॉइंट होता है ना, तो पूरा भारी अपॉइंटमेंट है, एकदम सही अपॉइंटमेंट है। इट इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है तो एजीएम में ही होता है, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज वेरी वैलिड, मैं इसको भी डाल रहा हूं बी कैटेगरी में। पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट और मेरे को डन का मैसेज दो। तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा ना पढ़ते वक्त याद रखने का कोशिश करो कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी पढ़ो और डन का मैसेज दो मेरे को। सर क्या मिस्टर तेल लेने जा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता था मिस्टर तेल को? तेल क्या नाम होता है बे, जाने दो। सर क्या मिस्टर तेल को जो भी मेरी मर्जी तेल बोलेंगे अपन, सर तेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? हाँ जी हाँ। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? 30 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट बहुत भारी है। बट सर भारी मतलब बहुत सही है, वेरी गुड। पर सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे। फर्स्ट एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, मतलब जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसको अपॉइंट किया था, वो अपॉइंट होता है फर्स्ट एजीएम तक। तो फर्स्ट एजीएम के बाद वो रिटायर होकर के चला जाएगा क्या कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाएगा? सर कूलिंग ऑफ पीरियड में ऑडिटर जाता है आफ्टर फिनिशिंग इट्स टेन्योर, क्या उसको टेन्योर का कंप्लीशन माना जाएगा? कूलिंग ऑफ पीरियड में अगर नहीं जाएगा तो क्या उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? ये क्वेश्चन है सर, आंसर पढ़ते हैं सुनो। फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है और वो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर उसके बाद लिखा है एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर, जो सिक्स्थ एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर लिस्टेड कंपनी के केस में एक टर्म 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा का नहीं होगा। तो तेल क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता था? बिल्कुल सर। क्या उसके बाद वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता था? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है एज पर। और तीसरा क्वेश्चन क्या है सर? सर दूसरा क्वेश्चन है क्या आप रीअपॉइंट हो सकते थे? हाँ आप रीअपॉइंटेड हो सकते थे। इससे लर्निंग क्या निकल करके आती है अपने को? सर ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। इससे लर्निंग क्या निकल करके आती है कि आप कूलिंग ऑफ पीरियड में सर टेन्योर खत्म होने के बाद जाते हो और टेन्योर वो 5 साल वाला माना जाता है। ये जो आपका बोर्ड ने अपॉइंट किया फर्स्ट एजीएम तक ना, इसको तो गिनती में भी नहीं लेते, इसको तो टेन्योर में भी काउंट नहीं करते, तो आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है। तो सर इसको मार्क कर दो केस नंबर 3। इन केस अगर मिस्टर बेल जो है was appointed as an auditor at the first AGM to hold from first AGM till conclusion of fifth AGM, that is 4 consecutive year, क्या आप एक ऑडिटर को 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? क्या आप एक ऑडिटर को 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं भाई, वो मिनिमम 4 ईयर, मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स नहीं है, 5 साल है। आपको उसको 4 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको उसको 5 साल के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। एन ऑडिटर अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल सिक्स्थ एजीएम, दैट इज 5 ईयर्स। अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट फॉर 4 ईयर्स इज नॉट वैलिड इन लॉ। आप 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। सर ये दोनों क्वेश्चन में आप एग्जाम में फंसने के चांसेस थे। सबसे पहले याद रखना, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होता है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम अपॉइंट किए थे बोर्ड ने आपको, उसके बाद आप 5 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में नहीं जाओगे, उसके तुरंत बाद क्या होता है? तुरंत बाद क्या होता है? हैकर टेंशन मतलब भाई, ये वीडियो सब तुम्हारे लिए ही है, गायब नहीं हो रही है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा प्लेलिस्ट में। मैं आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के सारे वीडियोस डाल दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब सर
आप समझ गए ना? तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। सबसे पहले तो अगर आप अभी अपॉइंट हुए हो फर्स्ट एजीएम में, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होगे, सब्सिक्वेंट एजीएम में भी अपॉइंट हो सकते हो, और 4 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए ही अपॉइंट होगे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 4 को सर मैं क्वेश्चन नंबर 8 को मैं अभी के लिए ए कैटेगरी में डाल रहा हूं, अपन उसको नेक्स्ट रिवीजन में रिविजिट करेंगे। अब सर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो फटाफट, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत जगह है, बहुत आसान है। ऊपर तेल नीचे पेल। गाइज मेरी आप लोगों से एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, जो लोग समरी नोट्स या फिर क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं, अगर आपको कुछ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कोई भी छोटी छोटी चीजें अगर मिले जो एकदम इररेलेवेंट हो, पर फिर भी मेरे को मेरी बुक बहुत साफ करनी है, तो प्लीज द रैंकर वे @gmail.com पे उसको मेरे को भेज दो। सब्जेक्ट लाइन में प्लीज लिख देना अल्टीमेट सोल्यूशन करेक्शन, अल्टीमेट सोल्यूशन करेक्शन लिख करके प्लीज मेरे को द रैंकर वे @gmail.com पे भेज देना। उसमें बहुत छोटे छोटे अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलेंगे, तो आई नो इट इज इररिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई वुड वांट टू इंप्रूव इट एंड मेक इट द बेस्ट बुक, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग इट टू मी, ठीक है? हो जाए तो डन का मैसेज दो। डन हो गया कुछ लोगों का? सर 5 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है। कितने करोड़ कौन होल्ड करता है? 1.5 और 1.23, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके। तो कितना सीजी और एसजी मिलकर के होल्ड कर रहे हैं? 2.73, मतलब 50% से ज्यादा गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई क्या? जी हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अब फर्स्ट ऑडिटर जो है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए था? ना जी ना, बिल्कुल भी ना। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता? सी&एजी अपॉइंट करता। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है अपॉइंटमेंट का। इट इज ओनली द मेंबर्स हु कैन अपॉइंट। मेंबर्स थोड़ी भाई, सी&एजी अपॉइंट करेगा। तो कंपनी को वैलिडिटी बताओ उस अपॉइंटमेंट का, और अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो बताओ कंपनी को क्या कॉन्ट्रवेंशन हुआ है। तुम ही बता देना, मैं तो नहीं बता रहा। बी कैटेगरी क्वेश्चन डालो, इसको होमवर्क डालो। सर आंसर क्या है? फर्स्ट ऑडिटर है सी&एजी, 60 डेज में अपॉइंट करते हैं, नहीं तो 30 डेज में बोर्ड करती है, नहीं तो 60 डेज में शेयर होल्डर करते हैं, उसके बाद वैलिड माना जाता है। कितना लंबा आंसर इन्होंने लिखा है, ये रीड कर लेना प्लीज होमवर्क में, तो आपको लैंग्वेज अच्छा डेवलप हो जाएगा लिखने के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, आई कीप इट अंडर बी कैटेगरी, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 11 में एक ही लर्निंग है। सुनो, अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक दिया हुआ है, या फिर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें XYZ बैंक होल्ड करता है शेयर्स, तो अगर आपको एक चीज बता दूं, जो हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं ना, वो गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस उस कंपनी को भी लगता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। मतलब सर अगर एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, पर उसको अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी कंट्रोल कर रही है ना, तो उसको भी ये फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला प्रोविजन लगता है। यहाँ पे अगर 18% कोई होल्ड कर रहा है ना, मतलब कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं है, तो नॉर्मल कंपनी का प्रोविजन लगेगा कि बोर्ड 30 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा। नहीं कर पा रहा तो शेयर होल्डर 90 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा। तो सर चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जिसमें 12% हो, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो जिसमें 10% सब्सक्राइब कैपिटल हो, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो सर, हमने ऑडिटर का प्रोविजन दो पढ़ा था। हमने ऑडिटर का प्रोविजन दो पढ़ा था। एक था गवर्नमेंट कंपनी का एप्लीकेबल, एक था अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में भी ना वो लोग आते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज भी आते हैं। कौन आता है? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज भी आता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज है ना, उसको भी 60-30-60 का प्रोविजन लगेगा। 60-30-60 क्या सर? 60 में सी&एजी, 30 में बोर्ड, और 60 में शेयर होल्डर्स। इस तरह का प्रोविजन लगेगा। क्या आपको बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? सर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड ही है। इसको मैं पी कैटेगरी में डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो प्लीज गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड क्वेश्चन, पढ़ो।
मैसेज दो फटाफट। सर अगर रिमूवल की बात करें, ये सेक्शन 140 पे आ गए, ऑडिटर्स के रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है, शेयर होल्डर कर सकता है, ट्राइब्यूनल भी कर सकता है। ट्राइब्यूनल कब करेगा? या तो ट्राइब्यूनल को सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एप्लीकेशन बाय एनी अदर पर्सन। अगर सर अगर क्या लगता है कि अगर वो बंदे ने, अगर ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या फ्रॉड में कल्यूड किया है, तो वो कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि अपने ऑडिटर को चेंज कर। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन जाता है और ट्राइब्यूनल को लगता है ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन एनी मोर। गाइस समझ आया? एक सेकेंड रुक जाओ। चलो आ गए हम वापस। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे बोलो। गाइस क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 जरा पढ़ के बताना। गाइस समझ आया? टन 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 तारा आ गया भाई वापस हमारा। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो जल्दी। और डन का मैसेज दो बहुत जल्दी, चलो। गाइस कम ऑन। सर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये बताओ इन्होंने कहाँ गलती की है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ इन्होंने कहाँ गलती की है, डन का मैसेज दो। 13 का आंसर बता दिया ना रेखा? क्या वो रिकॉर्डिंग पॉज हो गया क्या? पूरा डिस्कस किया मैंने 13 का आंसर। तो वो 13 का आंसर अगर रह गया हो तो गाइज एक बार कर लेना, मैंने पूरा डिस्कस किया। शायद वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था करके तुमको मिला नहीं, मतलब वो लाइव प्रेजेंटेशन, बट बहुत इजी है। 13 का आंसर एक बार आप रीड कर लो। इट इज नथिंग बट ट्राइब्यूनल बस रिमूव कर सकता है अगर फ्रॉड किया है, अगर उसने कल्यूट किया है फ्रॉड में, या फिर उसने खुद फ्रॉड किया है। ठीक है सर। ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कैच था? क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ इतना सा कैच है कि आप अगर रिमूव करना चाहते हो बोर्ड, तो प्रोसेस क्या होगा? बोर्ड अप्रूवल होगा।
बोर्ड अप्रूवल के 30 डेज के अंदर सीजी के पास जाना पड़ेगा। एडीटी टू निकल यहाँ पे तुम घुटना रख के बात करो तो कैसे बोलोगे टू निकल, तो वैसे आपको सीजी के पास जाना पड़ेगा और सीजी जो है फिर आपको अप्रूवल देगा। उसके 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओगे। 3 डेज के अंदर आप शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओगे और शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लोगे। पर सर शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद सीजी के पास नहीं जाना है, सीजी के अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना है। यहाँ पे इन्होंने वही कांड किया। इन्हों कांड के से बोला मैंने, के से कांड किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोर्ड रिकमेंडेशन लिया, फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद, एसआर पास करने के बाद ये चले गए सीजी के पास। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपको पहले सीजी का अप्रूवल लेना होगा, फिर आप बोर्ड के पास जा सकते हो और आपको निकालने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा। सर एक बार मेरे साथ आंसर रीड करो ताकि अपना लैंग्वेज डेवलप हो। Section 140 prescribes procedure for removal of auditors. ठीक है। Under Section 140, the auditor appointed under 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by a special resolution of the company after obtaining prior approval of CG in that behalf. आप निकाल सकते हो सिर्फ एसआर पास करके, लेकिन उसके पहले आपको prior approval लेना पड़ेगा सीजी का। From this subsection, it is clear that the approval of CG shall be taken first and thereafter special resolution. आपको पहले सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और निकालने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। देयरफॉर in terms of section 140 read with rule 7 of the companies act, the following steps should be taken for the removal. देखो सर कितना मस्त स्टेप्स में लिखा है। The application to CG for removal shall be made in form EDD2 and accompanied with fees. आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। कितना फीस देना पड़ेगा सर, यहाँ पे देखो एक नया आया है, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस फीस रूल्स। सर नया रूल्स आया है, एज पर दी प्रिस्क्राइब रूल्स लिख दो, बहुत है। एज फीस विद फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, बस बस इतना बहुत है। उसके बाद द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी जो है जनरल मीटिंग होल्ड करेगी 60 डेज के अंदर, जब आपको सीजी का अप्रूवल मिल जाएगा। इसीलिए इन द इंस्टेंट केस आपको सीजी का अप्रूवल बिना, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, इट इज नॉट वैलिड। आपको सीजी का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा, बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर देखो ना कितना मस्त प्रेजेंट किया है। आई वुड मार्क दिस क्वेश्चन एज ए कैटेगरी जस्ट टू लर्न प्रेजेंटेशन। अगली बार जब मैं पढ़ूंगा मेरे को इसका आंसर भी रीड करना है। रीड आंसर ऑल्सो, रीड आंसर ऑल्सो बिकॉज गुड प्रेजेंटेशन। सर दीज आर नोट्स टू सेल्फ, यू शुड राइट नोट्स टू सेल्फ। तुमने ये क्वेश्चन पढ़ के क्या सोचा, ये तुमको अपने आप को बताना पड़ेगा। एग्जाम के पहले आप पढ़ के वापस नहीं सोच सकते, ये तुमको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ ले। सर क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट करेंगे। अब से ना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सीधा बताना क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है और आगे बढ़ेंगे। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन मेरे को आपके साथ साथ ही पढ़ने पड़ेंगे, तो सुनो। गजेंद्र लिमिटेड 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इट्स मेन बिजनेस इज टू मैन्युफैक्चर टाइल्स। तो मैं क्या करूं भाई, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बहुत बढ़िया। एडवाइज वेदर द फॉलोइंग पर्संस आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज स्टैट ऑडिटर। पहला मनिंदर। मनिंदर कौन है, सीए है, वेरी गुड। होल्ड्स इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 2 लाख ऑफ दी नरेंद्र लिमिटेड विच इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ गजेंद्र लिमिटेड। इनकी ऐसी की तैसी, कंपनी का नाम गजेंद्र, ठीक है, कंपनी का नाम तुम बना लो, ठीक है, तुम बना लो। कंपनी का नाम है गजेंद्र। गजेंद्र में अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं मनिंदर को। मनिंदर क्या करता है, वो होल्ड करता है 2 लाख के फेस वैल्यू का शेयर, किधर, नागेंद्र लिमिटेड में। और गजेंद्र और नागेंद्र में क्या रिलेशन है, नागेंद्र जो है एसोसिएट है, क्या है, एसोसिएट है। तो क्या वो अपॉइंट हो सकता है, क्या वो अपॉइंट हो सकता है। सर प्रोविजन याद करो, प्रोविजन क्या था, प्रोविजन ये था, एज पर सेक्शन 141(3) रेड विथ रूल, ही और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन दी कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट, कैश में नहीं होल्ड कर सकते और शो में भी नहीं होल्ड कर सकते। सर एक ही एक्सेप्शन था कि रिलेटिव जो है तो कंपनी में 1 लाख तक के फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पर जो ऑडिटर है ना, वो खुद तो किसी में भी होल्ड नहीं कर सकता। ये होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड है। उसके बाद सर दिनेश जो है वो सन ओज गजेंद्र लिमिटेड अ सम ऑफ 99,000। सर ये क्या कह रहा है, दूसरा है दिनेश, दिनेश का बेटा गजेंद्र लिमिटेड को 1,99,000 देना है। ये दिनेश है, दिनेश का बेटा मतलब दिनेश का रिलेटिव जो है वो कंपनी को 99,000 देना है। सर अगर इनडेटेड हो ना, 1 लाख रुपए से कम हो तो चलेगा,
तो ये अपॉइंटमेंट पूरा वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेंद्र है, हु हैज बीन कन्विक्टेड इन ईयर 2005 बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर आप फ्रॉड के लिए कन्विक्ट होते हो, अगर आप फ्रॉड के लिए कन्विक्ट होते हो तो आप कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होते हो? अगर आप फ्रॉड के लिए कन्विक्ट होते हो तो आप कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाइड? गाइस आई एम सो सॉरी, इनडेटेड में 5 लाख का लिमिट था। तुम भी कोई बोल नहीं रहा है भाई। इनडेटेड में 5 लाख का लिमिट था, गारंटी में 1 लाख का लिमिट था। यहाँ पे इनडेटेड है ऊपर बी पॉइंट में, 5 लाख तक चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाओ वापस। अगर आप कन्विक्ट हुए हो तो आप 10 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। कन्विक्ट हुए हो तो 10 साल के लिए। ये 2005 में कन्विक्ट हुआ था, मतलब सर 2015 तक इसका डिस्क्वालिफिकेशन हट भी गया होगा। तो हम 2022 में है, तो ही इज वेरी वेल एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। तो सर फर्स्ट केस में इनवैलिड, डिस्क्वालिफाइड, दूसरे केस में नॉट डिस्क्वालिफाइड, और तीसरे केस में क्वालिफाइड। मतलब ये क्वालिफाइड क्वालिफाइड है और ये नॉट डिस्क्वालिफाइड है। तो मैं इसको अभी तो मैं इसको एक कैटेगरी क्वेश्चन रखूंगा। अगर आगे चल के मेरे को डिस्क्वालिफिकेशन का कोई और अच्छा क्वेश्चन मिल गया, आगे चल के मेरे को अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई और अच्छा क्वेश्चन मिल गया, तो मैं इसको बी कैटेगरी में डाल दूंगा। पढ़ो सर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अब सर डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, फटाफट पढ़ो। अब सर बात हो रही है, वापस से ही बताओ कौन अपॉइंट हो सकता है। मिस्टर ए है जो सिक्योरिटी होल्ड करता है XYZ लिमिटेड में फेस वैल्यू का 900 रुपए का, वेदर ए इज क्वालिफाइड। नहीं भाई, तू 1 रुपए का भी सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकता, यू आर डिस्क्वालिफाइड। मिस्टर पी है, एंड मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ मिस्टर पी इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ ABC लिमिटेड having face value 90,000, whether Mr. P is qualified from being appointed as a auditor। आपका जो रिलेटिव है, खुद नहीं, आपका जो रिलेटिव है वो 90,000 फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर रहा है। वो रिलेटिव होल्ड कर सकता है, हाँ जी हाँ, रिलेटिव होल्ड कर सकता है। 1 साल तक का होल्ड कर सकता है। 1 साल तक का कब से होल्ड करेगा? 1 साल तक का, सॉरी 1 लाख तक का होल्ड कर सकता है। 1 लाख से ज्यादा होल्ड कर सकता है क्या? नहीं। और 1 लाख भी किसका? कंपनी का सर, कंपनी का, और किसी का नहीं। तो सेकेंड केस में जो है आप क्वालिफाइड हो जाओगे। समझे सर? सेकेंड केस में क्या है? क्वालिफाइड। पहले केस में आप नॉट एलिजिबल हो, सेकेंड केस में आप क्या हो? नॉट डिस्क्वालिफाइड, मतलब आप एलिजिबल हो। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब क्या? एलिजिबल हो। तुम इतना नॉट डिस्क्वालिफाइड मत करना, तुम एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिख के आना, ठीक है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आसान है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 को तो मैं सी कैटेगरी में डाल दूंगा। अभी से मैं बोलूंगा भाई देखने की जरूरत नहीं है, MTP का भी क्वेश्चन है, देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो जल्दी, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी। मिस्टर आयुष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक्स लिमिटेड में ऑडिटर बन चुका है। इन द AGM इन विच ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट, सब्सिक्वेंटली जनवरी 2019 में ही जॉइंड बी as partner for consultancy firm of Mr. P. Mr. P is working out as finance executive of X Limited. सर अगर आपको एक पॉइंट याद होगा कि हमने लिखा था 10-12 पॉइंट, अगर इनमें कहीं भी फॉल करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट याद होगा कि जिस दिन आप अपॉइंट हो रहे थे उस दिन क्वालिफाइड थे, लेकिन बाद में अगर आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करते हो ना, तो आपकी ऑफिस इमीडिएटली वेकेट हो जाती है। ऐसा कोई पॉइंट याद है आपको? अगर आज आप क्वालिफाइड हो पर उसके बाद अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो ना, आपकी ऑफिस इमीडिएटली वेकेट हो जाती है। ऐसा कोई पॉइंट था, याद है आपको? हाँ सर। अब इसने क्या किया है, पहले तो ये अपॉइंट हो गया, पहले तो ये एकदम मस्त अपॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, पढ़ लेना मुक्ता, वो खुद और में डाला है, मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है? सर सुनो ना, सर अब ये अपॉइंट हो गया है, उसके बाद इसने क्या किया, मिस्टर पी को एज अ पार्टनर ज्वाइन किया। मिस्टर बी इज वर्किंग एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब सर आप समझो, एक्स लिमिटेड में एक मिस्टर पी स्टाफ है, एक्स लिमिटेड में मिस्टर पी एक एम्प्लॉय है। अब आप उस एम्प्लॉय के क्या बन गए? पार्टनर बन गए। आप अगर एम्प्लॉय के पार्टनर होते हो ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ओई और ओई का पी डिस्क्वालीफाइड होता है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय। अगर आप बी के पार्टनर बन गए, मतलब आप पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय बन गए, आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो तो आपको अपना ऑफिस इमीडिएटली वेकेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इमीडिएटली वेकेट। यहाँ पे क्या लिखा है? ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड ऑफिस ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। दूसरा सर, अभी जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सिक्योरिटीज होल्ड करता है अभिमान लिमिटेड का, हैविंग फेस वैल्यू 1000, वेदर अभी इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। नहीं भाई, बात हो गई ना, ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकता। ये वाला पॉइंट तो तुम एकदम काट ही दो। ये वाले पॉइंट के लिए तुम एक कैटेगरी मार्क कर सकते हो कि ये वाला नया आया है, अपन रिकलेक्ट करने के लिए एक बार रिवाइज कर सकते हैं।
ये बी वाला क्वेश्चन तो जो है एकदम काट ही दो, एकदम बराबर काट ही दो, और पहले वाले को ए कैटेगरी मार्क कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 रीड करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करो फटाफट। सर क्या 1 लाख तक का फेस वैल्यू का शेयर्स रिलेटिव कंपनी में होल्ड कर सकता है कि 1 लाख तक का नहीं होल्ड कर सकता है? सर आप 1 लाख का होल्ड कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा होल्ड नहीं करोगे। अगर आप 1 लाख होल्ड कर रहे हो, इट इज अ वेरी वेल वैलिड अपॉइंटमेंट और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 लाख तक के शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो आप कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। मान लो अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाता तो, मान लो अगर 1 लाख से ज्यादा हो भी जाता तो आपको 60 डेज का टाइम मिलता करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। अगर मान लो 1 लाख से ज्यादा हो भी जाता तो आपको 60 डेज का टाइम मिलता करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। यहाँ पे आप 1 लाख तक का कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकते हो। आप यानी कि कौन? आपका रिलेटिव। आप यानी कि कौन? आपका रिलेटिव। रिलेटिव के अलावा कोई नहीं, आप खुद बिल्कुल नहीं होल्ड कर सकते। सर डॉट 1 लाख तक अलाउड है, यू आर राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूं पढ़ने की जरूरत है कि ना। ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 में पॉइंट 1 काट दो, पॉइंट 2 और 3 पढ़ो। 2 पढ़ो, 2 और 3 पढ़ो। ये सी कैटेगरी डाल दिया मैंने। मिस्टर रमेश इज प्रैक्टिसिंग सीए इनडेटेड टू एमएनपी लिमिटेड फॉर 6 lakhs। इनडेटेड का लिमिट है सर 5 लाख। तो आप 6 लाख के लिए इनडेटेड हो तो डायरेक्टर्स ऑफ एमएनपी लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट, नहीं, आप नहीं अपॉइंट कर सकते अगर आप 6 लाख से ज्यादा के लिए इनडेटेड हो। तो इसको मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूं, पर इनडेटेड का लिमिट है 5 लाख, याद रखना, और आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट पढ़ो। सर आप जो हो ना, मिस्टर कुमार है, मिस्टर कुमार की जो वाइफ है वो एक स्टोर कीपर है पीआरसी लिमिटेड में। डायरेक्टर्स ऑफ पीआरसी लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट कुमार एज एन ऑडिटर। मेरे को बताओ ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है क्या? सर ये एक कंपनी है, ये कंपनी का एक स्टोर कीपर है, एक स्टोर कीपर है। इसका हस्बैंड को ऑडिटर अपॉइंट करने की बात हो रही है। क्या आप इसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये पीई ऑफ ओई में फॉल करेगा? क्या ये ऑफिसर और एम्प्लॉय में आएगा? भाई स्टोर कीपर को आप एम्प्लॉय नहीं मान सकते यार। हम जब ऑफिसर और एम्प्लॉय कह रहे हैं ना, मतलब हम थोड़े बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। स्टोर कीपर को आप ऑफिसर नहीं मान सकते, तो ये जो है एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो आपका जो मिस्टर केवीजे है ना, वो बिल्कुल कवर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर कुमार जो है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। सर यहाँ पे इन्होंने कौन सा प्रोविजन पकड़ा है? एन ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड इफ अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन। सर ये एक और पॉइंट भी था, एक और पॉइंट भी था, वो भी इन्होंने पकड़ा है। वो वाले पॉइंट को इन्होंने कंसिडर किया है। तो ये जो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है और ये देखने लायक क्वेश्चन है। क्या आपको बात समझ आई? सर ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन है और देखने लायक क्वेश्चन है। इन्होंने पीई ऑफ ओई की जगह वो दूसरा वाला पॉइंट पकड़ा, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन, और स्टोर कीपर की मैनेजरल पर्सन नहीं होता है। सर क्या एक एलएलपी जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है, क्या वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? क्या एलएलपी एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हाँ ना, पूरी दुनिया में एलएलपी अपॉइंट हो रहा है। सर बी कैटेगरी क्वेश्चन, यू तो बॉडी कॉर्पोरेट्स ऑडिटर नहीं बन सकते, पर एलएलपी एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो ऑडिटर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो सर। State the provision relating to signing of the audit report by the auditors of the company। सर ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करता है? ऑडिटर करता है। ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करता है? ऑडिटर करता है। और अगर उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स दिया है, उसको उसको रीड आउट लाउड करेगा कंपनी के सामने और इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखेगा। सर एक बार ये क्वेश्चन और आंसर पूरा पढ़ो, मैं इसको बी कैटेगरी मार्क करूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ो एक बार। क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ो एक बार।
डन गाइस। सर 146 का भी पढ़ लो, सीधा सीधा राइट्स ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है। अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर को अटेंड करना पड़ेगा, खुद नहीं तो वो किसी को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करके भेज सकता है, प्रॉक्सी नहीं एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके भेज सकता है। आप फॉरवर्ड करोगे ऑडिटर, ऑल नोटिसेस विल बी फॉरवर्डेड टू द कंपनी, ऑडिटर शेल अटेंड ईदर हिमसेल्फ और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और उसका राइट टू वर्ड होगा इन द मैटर्स रिलेटेड टू इट। ये भी बी कैटेगरी क्वेश्चन है सर, आपको एग्जाम के पहले देखने की जरूरत नहीं है। आप जाके रिस्पेक्टिव सेक्शन के सामने 145 के बाजू में लिख दो एमटीपी मार्च 18, और 146 के बाजू में लिख दो एमटीपी 2000 अक्टूबर 2018, और आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन फिर सी कैटेगरी में डाल सकते हो, आपको यहाँ पे रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका अटेंशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन पढ़ो सर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कम ऑन गाइस। सर एक सेक्शन बचा था, उसमें भी आ गए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बोल रहे हैं तू ना डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर दे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, क्या वो कर सकता है? यस, पीएफ, ओम। ये क्या था सर? कीपिंग, कीपिंग और अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते। आई, बोलो ना, अरे यार मेरे से आगे बोलो ना यार, प्लीज ना यार, प्लीज। आई, इंटरनल ऑडिट का काम नहीं कर सकते। एस, सिस्टम्स का यही जो काम इन्होंने बोला है वो काम नहीं कर सकते। ए, बोलो ना, एक्चुअल सर्विस का काम नहीं कर सकते। बी, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। एफ, एनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ओ, अदर्स इन एम मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। ये सारा काम आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर उसने ये अपॉइंटमेंट ले लिया तो सेक्शन 147 वाली पेनल्टी अट्रैक्ट करेगा। इन लाइट्स ऑफ अबव प्रोविजन वी एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू टेक अप द स्टेटेड असाइनमेंट। भाई हम ज्ञान दे रहे हैं, मत कर। ठीक है सर, ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, ये क्वेश्चन को सर मैं बिकॉज ये 144 का एक क्वेश्चन है, मैं वन ऑफ अ काइंड है इसलिए एक कैटेगरी में डाल दूंगा, ताकि आपको आंसर लिखने का ढंग पता चले, बट इससे और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को अपन एक कैटेगरी में डाल देते हैं। अब सर आ जाओ चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 के भी काफी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है सर, इसमें सिर्फ 19 क्वेश्चंस है। और सुनो ना, इसमें सिर्फ 19 क्वेश्चंस है, हम चलो सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 5 सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज अपना ध्यान बनाए रखना। 5 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस जो रिपीटेड है वो नहीं करेंगे, वो आप एज अ होमवर्क ले सकते हो। तो आपके 2 बड़े-बड़े चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक करके खत्म हो जाएगा। क्या चाहिए रे तुमको लाइफ में? और तुम मेरे को बता दो तुमको लाइफ में और क्या होना, वो सब चीज के अलावा, वो सब मैं नहीं करवा सकता तुम्हारे लिए। हाँ, पढ़ाई में तुमको क्या चाहिए और बताओ ना, पढ़ाई में क्या चाहिए तुमको और बताओ ना। सर आपको जमा क्वेश्चन बैंक, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट सीएसआर? स्नेहा, व्हाट सीएसआर? गाइस तुमको समझा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बेटा चाहिए बुलेट गन, मेरे को भी चाहिए। पढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो फटाफट, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो फटाफट। एक गधा है क्या रवि? है, आज के जमाने में सिंगल एंट्री में खान का मैसेज दो ना जल्दी। सर क्या सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होती है? नहीं सर, आपको अक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री पे मेंटेन करना पड़ेगा। अक्रूवल बेसिस और डबल एंट्री। कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 4 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपनी का एमडी, कौन कौन बोलो? कंपनी का एमडी, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ,
और एनी अदर पर्सन एज में बी ऑथराइज, वो चार लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ई बोर्ड में रख सकती है? बिल्कुल हाँ। बट क्या वो एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया हो सकता है? नहीं, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ई मोड में मेंटेन कर रहे हो वो इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए, इंडिया में एक्सेसिबल रखना पड़ेगा आपको। समझा? समझा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? तो सर एवरी फाइनेंशियल ईयर आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करोगे जो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, वो अक्रूवल बेसिस पे होगा, डबल एंट्री सिस्टम के पे होगा, तो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला परमिटेड नहीं है। सर और क्या चाहिए तुमको? कीवर्ड्स क्या मस्त हाईलाइट कर दिया अपन ने। कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लाइंग द ड्यूटी। और बुक जो ई मोड में रखते हो वो एक्सेसिबल इन इंडिया होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज और रिट्रीवल होना चाहिए, एंड इट शुड बी केप्ट इन सर्वर लोकेटेड इन इंडिया। शुड बी केप्ट इन सर्वर लोकेटेड इन इंडिया। ये 3 पॉइंट आपको लिखोगे तब जाके आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। ये 3 पॉइंट आपको याद नहीं होंगे, पर सर देखो एमटीपी, एमटीपी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। बोले मेरे को आने का है, मेरे को जाना पड़ेगा, पर सर इसको नहीं जाने मिल रहा। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए बहुत सारे चांसेस हैं, और ई मोड का क्वेश्चन है, तो ई मोड में क्या 3 पॉइंट है? एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज और रिट्रीवल होना चाहिए, और तीसरा इट शुड बी केप्ट इन सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर। चलो एक्चुअली मैं क्या बोल रहा, अपन ना नीचे से शुरू करते हैं, बिकॉज उधर शायद अपने को सीएसआर के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर इंटरनल ऑडिट के। पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर 19। हाँ सर, आपने अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ पढ़, पढ़ पढ़ पहले पढ़ ले। ये मेरे पीछे ना एक बैक बेंचर आके बैठता है सर पे, ये सारी चीजें करता है। बताओ पढ़ो। भाई जल्दी मेरे को डन का मैसेज दो, अपने रफ्तार दिखाओ, फुल रफ्तार, एग्जाम बहुत बहुत पास है, जल्दी करो। सिंपल है क्वेश्चन, से लिमिट पूछ रहा है। चीज 50, 100, 200 तो याद हो जाते हैं। चीज का 50, चीज का डिपॉजिट करवाया 25 दिन में पैसा डबल वाले स्कीम में, वो 25 दिन का पैसा डबल हो गया, 50 हो गया, 50 का कैपिटल डाला, मार्केट से 100 करोड़ का बोरोइंग किया, 150 करोड़ मिलाया और 200 करोड़ का डिपॉजिट लाया। सॉरी, 200 करोड़ का टर्नओवर लाया। तो डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग और टर्नओवर, ये चार लिमिट होते हैं इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ये चार लिमिट होता है, और बाकी लिस्टेड कंपनी को तो प्रोविजन एप्लीकेबल होता ही है। ये लिस्टेड कंपनी है तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल का फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इसमें सीधा लिस्टेड कंपनी है तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। हेंस द एडवाइस ऑफ सीएस इज नॉट करेक्ट। CS is not correct. Explain your view referring to provision of this Company Act. CS जो बोल रहा है वो बातें गलत है, उसने थोड़ी पढ़ी है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है मैं ए कैटेगरी मार्क करूंगा, देखना बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको मैं अभी के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूं, और इसको मैं अभी सी कैटेगरी मार्क करूंगा, बिकॉज नहीं एक्चुअली बी कैटेगरी मार्क करूंगा, बिकॉज सर ये प्राइवेट कंपनी के लिमिट से रिलेटेड है। प्राइवेट कंपनी का क्या लिमिट था? प्राइवेट कंपनी का सिर्फ दो ही लिमिट था, बड़ी बड़ी बातें करो भाई, 100 करोड़ और 200 करोड़ का लिमिट का बात करो। 100 करोड़ का क्या था? 100 करोड़ का बोरिंग था, लोन्स और बोरिंग्स, और 200 करोड़ का टर्नओवर था। अगर उससे ब्रीच होता है तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। समझे क्या? सर क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑन इंटरनल ऑडिट। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं? क्या आपको सीए होना जरूरी है कि सीएस भी चलता, कि कॉस्ट अकाउंटेंट भी चलता, कि कोई और प्रोफेशनल भी चलता? तो लॉ ने कहा इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए ना कोई भी प्रोफेशन चलता है। यहाँ पे आप इसको सी कैटेगरी मार्क करो, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसको ए कैटेगरी मार्क करो। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसको काट दो यहां से। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर शैल ईदर बी ए सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल as may be decided by the board to conduct internal audit. Internal auditor may or may not be employee of the company. आपको सिर्फ ये दो पॉइंट लिखना है सर। आप सीए, सीएस या कोई भी और प्रोफेशन के लोग हो सकते हो, और आप जो हो एम्प्लॉई
नहीं होगे तो भी चलेगा, होगे तो भी चलेगा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको 17 का सिर्फ सेकंड पॉइंट कवर करोगे तो आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो गया। समझे? और स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिर्फ अपन लोग बन सकते हैं। अभी तुम लोग अपन लोग मत बोलो, अभी तुम लोग मेरे को बोलो, तुम लोगों को बनने के लिए 3 साल है, ठीक है, 3 साढ़े 3 साल। हाँ सर, इतना गुरूर ना कर। पढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो फटाफट, एकदम फुल स्पीड से। क्या पूछ रहे हैं? सर सिंपल सा क्वेश्चन है। एजीएम कब हुआ था? 31 अगस्त 2018। एजीएम कब हुआ था? 31 अगस्त 2018। उसके बाद अगर आपको एजीएम में, क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट किया? नहीं, आपने अडॉप्ट नहीं किया। तो सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट ही नहीं हुआ तो आपको आरओसी को जाके फाइल करना पड़ता क्या? अगर एजीएम में अडॉप्ट ही नहीं हुआ तो आरओसी को जाके फाइल करना पड़ता क्या? हाँ, लॉ ने कहा था 30 डेज के अंदर अंदर प्रोविजनल स्टेटमेंट फाइल कर देना। बाद में जब तुम्हारा अडॉप्ट हो जाता है, कब अडॉप्ट हुआ? 15 अक्टूबर को अडॉप्ट हुआ ना, उसके 30 डेज के अंदर वापस फाइल कर देना। सर तुमने क्या 31 अगस्त के 30 डेज के अंदर फाइल किया? 31 अगस्त के 30 डेज मतलब क्या, 30 सितंबर तक फाइल करना था? क्या तुमने फाइल किया? नहीं, तुमने तो सीधा 12 नवंबर को फाइल किया। तो तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया है सेक्शन 137 का। Examine with reference to applicable provision whether Sun Limited has complied with statutory requirement filing the accounts with register. नहीं सर, it has not complied with statutory requirement, क्योंकि अनअडॉप्टेड अकाउंट्स भी जो होता है ना, वो आपको प्रोविजनल बेसिस पे फाइल करना होता है। आपने फाइल नहीं किया। क्या लिखा है सर? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड। देखो ऊपर, अगर अडॉप्ट नहीं हुआ है तुम उसको फाइल करो एज प्रोविजनल, पर अगर बाद में जब अडॉप्ट हो जाता है तो उसके 30 डेज के अंदर फिर से फाइल कर दो। इंस्टेंट केस में अडॉप्ट नहीं हुआ था पर आपने फाइल भी नहीं किया, आपको प्रोविजनल बेसिस पे फाइल करना चाहिए था। आई वुड कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इतना डिटेल में आप समरी नोट से शायद नहीं रिकलेक्ट करो। मैं आपको रिवीजन में तो मैंने इस पे फोकस करवा दिया था आपको, पर फिर भी आप इसको ना रिकलेक्ट करो तो अभी के लिए इसको ए कैटेगरी मार्क कर लो। चाहिए आगे रिवीजन में लगेगा तो भले इसको सी कैटेगरी में डाल देना। सी कैटेगरी में डाल देना बे। इधर डाल। पढ़ो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ है और टर्नओवर 145 करोड़ है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजन वेदर इट इज नेसेसरी फॉर दिस फाइनेंस कंपनी टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एक्सबीआरएल मोड। क्या आपको एक्सबीआरएल मोड में फाइलिंग करना पड़ेगा? सर कौन कौन सी कंपनी एक्सबीआरएल मोड में फाइल करती है बताना जरा। कंपनी लिस्टेड जो होते हैं, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, या ऑल कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर दी कंपनीज रूल्स। ये जो फलाना रूल्स है, वहां पे जो कंपनीज होते हैं, कौन से 4 कंपनी सर जो लिस्टेड है? वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा है? 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। तो सर अगर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस और एनबीएफसी के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वो एग्जेम्प्टेड है और उसको एक्सबीआरएल फॉर्म में फाइल नहीं करना पड़ेगा। सर एक्सबीआरएल फॉर्म एक फाइल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग का। तुम्हारा अगर नसीब रहा तो तुम आर्टिकलशिप में देखोगे ये फॉर्म फाइलिंग का। सर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुमको चाहिए तो वहां एक्सबीआरएल प्रोविजन वाले जगह पे जाकर के वहां पे लिख दो that NBFCs are not required to file in an XBRL form irrespective of the paid up share capital or turnover। और ब्रैकेट में लिख देना क्वेश्चन 15, आपका काम खत्म। ब्रैकेट में लिख देना क्वेश्चन 15 और आपका काम खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब सर आ जाते हैं हमारे फेवरेट प्रोविजन में, सीएसआर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, बताओ क्या ये कंपनी को सीएसआर कमिटी अपॉइंट करने की जरूरत है? क्या ये कंपनी को सीएसआर कमिटी बनाने की जरूरत है? सीएसआर कमिटी बनाना कब पड़ता है सर? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो।
यस प्रशांत, करेक्ट। सर आपका नेटवर्थ कितना चाहिए होता है, लिमिट क्या था, नेटवर्थ आपका अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको क्या बैठाना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी बैठाना पड़ेगा। ये सारा लिमिट कब का देखेंगे, एज ऑन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, कब, 2021 की, तो हम एज ऑन 31 मार्च 2020 देखेंगे। तो सर क्या 100 करोड़, 500 करोड़, 1 करोड़, एक भी लिमिट नहीं मीट हुआ, बट सर 30 सितंबर को मीट हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लिमिट जो है ना, आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखोगे। इस केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, लिमिट नहीं मीट हुआ है, तो आपको सीएसआर कमेटी नहीं बैठानी पड़ेगी। एबीसी लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी फॉर ईयर 2021। बट क्या सर इसको सीएसआर कमेटी 22-23 में बैठाना पड़ेगा, अगले साल बैठाना पड़ेगा? हाँ सर, अगले साल अगर आपका नेट, अगले साल अगर बैठाना है, तो आपको देखना पड़ेगा 31 मार्च 2022 को क्या स्टेटस है। अगर उसमें कोई लिमिट 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होता है, तो आपको बैठाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 14 का सिर्फ एक ही क्रक्स है, क्रक्स सिर्फ इतना है, क्रक्स यहाँ पे लिखने का सर ऐसा भी लिखते हैं, ये कैटेगरी बी में डाल दो और ऊपर क्रक्स लिख दो, और डिसाइडिंग, और डिसाइडिंग वेदर, whether for deciding whether CSR committee, for deciding whether CSR committee is required or not, for deciding whether CSR committee is required or not, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप figures as on preceding financial year देखोगे, has to be seen, preceding financial year has to be seen। आप करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा नहीं देखोगे, आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड पे डेटा देखोगे। समझे क्या सर, बोलो मालिक, समझे क्या, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ये सर, ये क्वेश्चन में आंसर में रीड करने लायक कुछ नहीं है, आप आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट, सीएसआर कमेटी के बारे में समझाओ। ऐसा इन्होंने जनरल लिख दिया सर, ये होमवर्क है। इसमें पहले इन्होंने बताया सीएसआर कमेटी कैसे फॉर्म होता है, पर एक एक्सेप्शन था, तुमको याद है क्या मालिक, मालिक एक एक्सेप्शन था, तुमको याद है क्या, एक्सेप्शन एक था, तुमको याद है क्या, क्या एक्सेप्शन था सर? एक्सेप्शन ये था कि अगर सीएसआर कमिटी में, अगर आपका सीएसआर स्पेंड 50 लाख या उससे कम है, सीएसआर स्पेंड 50 लाख या उससे कम है, तो आपको कमिटी बैठाना नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है कमिटी बैठाने की अगर आपका सीएसआर स्पेंड 50 लाख या उससे कम है। ठीक है, वो लिखा ही गया इन्होंने यहाँ पे। सर सीएसआर कमिटी में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर आएंगे, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, पर अगर एक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है, तो 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा। समझे सर? सीएसआर कमेटी का काम क्या होगा, और पॉलिसी बना करके बोर्ड को रेकमेंड करेंगे, जो रेकमेंड करेंगे कितना सीएसआर का खर्चा होना चाहिए, और सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे। पॉलिसी बना के रेकमेंड करेंगे, उस रेकमेंडेशन के हिसाब से खर्चा करेंगे और उस पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे। ये सीएसआर कमेटी का काम है। ये मैंने तुमको होमवर्क भी नहीं दिया, सारा डिस्कशन हो गया, और मैं इसको ए कैटेगरी में डालूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, ए कैटेगरी? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट का रिविजन हो रहा है ना, चल ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे एग्जाम के पहले, बी कैटेगरी में डालते हैं। एक बार और रिवीजन करना अपने अगले रिवीजन में, और फिर सी कैटेगरी में डाल देना। सर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो फटाफट, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 12। सर क्या एक्सेस एक्सपेंडिचर को फ्यूचर में सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जा सकता है? हाँ सर, हमको पता है कि अगर आपने एक्सेस एक्सपेंडिचर किया है, तो फ्यूचर में उसका सेट ऑफ मिल जाएगा आपको। सेट ऑफ जो मिलेगा ना, वो सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपको मिल सकता है, अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे तो। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करे तो सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से तक मिल सकता है। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर उस प्रोजेक्ट से कोई सरप्लस जनरेट हुआ है ना, तो वो सरप्लस अगर आपने खर्च कर दिया, तो उसको सेट ऑफ के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा।
क्या कहा मैंने? अगर प्रोजेक्ट से कोई सरप्लस मिला है, वो सरप्लस को अगर आपने खर्च कर दिया तो उसको सेट ऑफ नहीं माना जाएगा। सर आंसर क्या लिखा है? इन सर शुरू में इन्होंने क्या बकवास किया, शुरू में ये सब रेलेवेंट था क्या, टर्नओवर फलाना 5%, ये सब नहीं भाई। अगर इनको 2% खर्च करना था नेट प्रॉफिट का, इन्होंने कितना खर्च किया? 5%। तो जो एक्सेस है उसका क्या होगा? जो एक्सेस है ना वो 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सॉरी, ये तो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। रूल 4 क्या कहता है? अगर आपने कोई एक्सेस स्पेंड किया तो वो सेट ऑफ हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। कंडीशन 2 है, पहला उसमें कोई सरप्लस इंक्लूड नहीं होगा, और दूसरा आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और फिर जो है आप सेट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। तो सर इसको मैं ए कैटेगरी क्वेश्चन मार्क करूंगा, क्योंकि ये प्रोविजन हम हमारे माइंड से स्लिप हो सकता है। सर समझे? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सर ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपका होमवर्क है, प्लीज इसको जरूर जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेशन कर लेते हैं, करो मेरे साथ। ये बोला है कि तिरुपति लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसका प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 साल का। कितना अमाउंट उसको सीएसआर में स्पेंड करना होगा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में? सर आप 17-18 में कितना स्पेंड करोगे? 17-18 करंट ईयर है, पिछले 3 साल का एवरेज लोगे आप। पिछले 3 साल का क्या है? ये अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है? ये एलिजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है। तो ये 3 साल का एवरेज कितना आएगा? 30, 50, 70 एवरेज आएगा 50 करोड़। ये आपका एवरेज एवरेज नेट प्रॉफिट हो गया। इसका 2% निकालोगे, इसका 2% कितना होता है दोस्त? 1 करोड़ होता है। तो आपको 1 करोड़ का सीएसआर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और सीएसआर कमिटी बैठाने, सीएसआर कमिटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा? सीएसआर कमिटी को 3 डायरेक्टर्स बैठाने पड़ेंगे, और 3 डायरेक्टर्स में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। पर अगर अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता है, तो उस केस में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स होंगे, उससे काम चल जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो आपका 1 करोड़ का अमाउंट आता है, और सीएसआर कमिटी में अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होंगे, सिर्फ 2 डायरेक्टर होंगे तो चलेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको मैं बी कैटेगरी में मार्क करूंगा, पर इससे हमको यह समझ आ रहा है सीएसआर का प्रोविजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, कुछ नया दिख रहा है? आरटीपी नवंबर 2019 है ये, पढ़ो। सर इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक बार इसका आंसर पढ़ो, मैं आता हूं, एक बार इसका आंसर पढ़ो। और एक बार इसका आंसर पढ़ो, मैं आता हूं, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लीज रीड द आंसर वंस।
तो दोस्तों सिंपल है, आप इसको क्या कहा मैंने, ये क्वेश्चन ए कैटेगरी में मार्क करोगे क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से नहीं है, और ये क्वेश्चन मोस्टली 257 पे है। तो ये क्वेश्चन को अपन जो है चाहे तो चैप्टर 1 में भी डाल सकते हैं, चैप्टर 1 का भी रेफरेंस दे सकते हो आप, कि इसको अपन मूव कर देंगे चैप्टर 1 में, मूव फ्रॉम 9 टू 1। पर आप क्या करोगे, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व का क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है नेटवर्थ में नहीं डालोगे, अगर आप डाल भी देते हो ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। समझे सर? चलो फटाफट दो क्वेश्चन और करते हैं सिलेक्टेड, और फिर खत्म करेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, करने लायक है क्या, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8 भी करना तो है ही, पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो 11 को एक मार्क कर लेना प्रशांत, मैंने तो होमवर्क दिया है, कर ले। इसको ए इसलिए मार्क करना पड़ता है बेटा क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखना आना चाहिए, एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने से कुछ नहीं होता है, आंसर लिखना आना चाहिए। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है इस कंपनी के? डायरेक्टर है घनश्याम, एक डायरेक्टर है हैदर, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है इंदर्शन। उन्होंने एक फुल टाइम सेक्रेटरी भी रखा है। पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है, अब सर क्वेश्चन ये आ गया, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता है याद करो, या तो कंपनी का चेयरपर्सन साइन करता है, अगर कंपनी का चेयरपर्सन नहीं साइन कर रहा है तो दो लोग साइन करेंगे, दो डायरेक्टर, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ये लोग साइन करेंगे। उसके अलावा सीईओ, सीएफओ और सीएस, ये तीनों भी साइन करेंगे। हाँ मुक्ता, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, गुड दैट यू रिमेम्बर। सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको कौन कौन ऑथेंटिकेट करेगा? तो 134 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ में कौन साइन करेगा, बाय द चेयरपर्सन, या फिर अगर उसने ऑथराइज किया तो दो डायरेक्टर, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, और उसके अलावा सीईओ, सीएफओ और सीएस साइन करते हैं। इंस्टेंट केस में मिस्टर घनश्याम ने साइन किया है, हैदर ने साइन किया है, दोनों डायरेक्टर हैं, पर इसमें से कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। मिस्टर इंदरसन द मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी वन ऑफ द टू साइनिंग डायरेक्टर्स, दोनों में से एक डायरेक्टर तो मिस्टर इंदरसन होना चाहिए। तो कंपनी ने फुल टाइम सेक्रेटरी रखा है तो वो भी साइन करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड नहीं है, प्रॉपर्ली साइन नहीं है। सर सीईओ और सीएफओ उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे उनकी बात ही नहीं करनी है अपने को। डिड यू अंडरस्टैंड सर? क्या आपको समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क ले लो, और क्वेश्चन नंबर 7 को ए कैटेगरी में डाल दो, क्वेश्चन नंबर 8 को सी कैटेगरी में डाल दो, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 को ए कैटेगरी में डाल दो, क्वेश्चन नंबर 8 को सी कैटेगरी में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। The Companies Act has prescribed additional duty on the board of director to include in the board's report a DRS. Explain in detail what are the explain briefly the details to be furnished in the said statement. ये सर अभी तक एग्जाम में एक बार आया है मई 2018 में। आपको बताना है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें डालते हो आप। सर आप अपने डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें डालते हो? आपको याद है एएस एपी केयर कर लोगे तो गोइंग कंसर्न कंट्रोल हो जाएगा। एएसएपी केयर कर लोगे तो गोइंग कंट्रोल हो जाएगा, और गोइंग कंसर्न कंट्रोल हो जाएगा, और एक सिस्टम आप बताओगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हुआ है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई डिविएशन हुआ है तो उसका जस्टिफिकेशन दोगे। आप बताओगे अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट किए हैं और उसमें कोई रीजनेबल हमको जजमेंट लेना पड़ा है तो वो हमने लिया है। केयर, आप केयर कौन सी तीन चीजों की केयर करोगे सर? आप केयर करोगे कि कंपनी ने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं, असेट्स जो है वो सेफगार्ड है, और फ्रॉड जो है वो प्रॉपर डिटेक्ट होने का सिस्टम बना रखा है। हमने एमएएफ बनाया था, मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स,
सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स और फ्रॉड का प्रिवेंशन और डिटेक्शन, गोइंग कंसर्न के हिसाब से आपने अकाउंटिंग की है, कंट्रोल आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, कोई और सिस्टम अगर आपने बैठा रखा है प्रॉपर सिस्टम्स तो वो भी एडिक्वेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ये 6 चीजें आपको बतानी पड़ती है अपने डीआरएस में। सर ये क्वेश्चन ए कैटेगरी मार्क नहीं करोगे तो चलेगा, आप इसको सी कैटेगरी मार्क कर लो, पर अपने डीआरएस के बाजू में जाके लिख दो कवर्ड इन एमटीपी अगस्त एंड मई 2018 पेपर। इससे आपको थोड़ा ज्यादा क्या आएगा उसको पढ़ते वक्त ध्यान आएगा। क्या दो चीजें लिखनी है, कवर्ड इन एमटीपी अगस्त 2018 एंड इन मई 2018 एग्जाम। सर देखो एमटीपी में आया था और फिर मई 18 के एग्जाम, सॉरी मई 18 के एग्जाम में जो आया वही चीज एमटीपी में भी आ रखी थी। ठीक है, समझे सर, पर एमटीपी बाद में आया है। हाँ सर, तो इसको सी कैटेगरी मार्क कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं उसमें। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, और वापस से ये सी कैटेगरी क्वेश्चन है क्योंकि अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ विथ रिगार्ड टू एनएफआरए, ये आपका होमवर्क है और इसको मैं बी कैटेगरी डालूंगा क्योंकि आप एनएफआरए वैसे भी पढ़ने वाले हो, तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ अलग होने वाला है नहीं आपसे। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड वांट्स टू वॉलंटरीली रिवाइज, हो सेक्शन 130 था जहां पे आपको फोर्स किया जा सकता था रिवीजन के लिए, और 131 था जहां पे आप वॉलंटरीली रिवाइज कर सकते थे। दे हैव अप्रोच्ड यू टू स्टेट टू देम द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर एक कंपनी वॉलंटरी रिवीजन करना चाहती है किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो 129 के अंदर बनता है, या फिर आप अपने बोर्ड रिपोर्ट का भी रिवीजन कर सकते हो जो 134 में बनता है, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 के कंप्लायंस में नहीं है, तो आप एप्लीकेशन दोगे ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल आपको अप्रूवल देगा, और ट्राइब्यूनल आपको अप्रूवल देने के बाद ही आपको चेंजेस कर सकते हो, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड का रिवीजन जो है साल में एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते। साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हो, साल में एक बार बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हो। तो इस केस में क्या रिवीजन हो सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल रिवीजन हो सकता है। पर सर देखो कितना डिटेल्ड में इन्होंने आंसर लिखा है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज्ड रिपोर्ट्स, if it appears to the directors that financial statement or board report do not comply with section 129 and 134, they may प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल ईयर। पर कितने साल का रिवाइज कर सकते हो सर? सिर्फ 3 साल का रिवाइज कर सकते हो, और आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगेगा। एप्लीकेशन दोगे और ट्राइब्यूनल आपको अप्रूवल देगा। ट्राइब्यूनल अप्रूवल देने के पहले आगे नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भेजेगा, और उनके रिप्रेजेंटेशन को कंसिडरेशन में लेगा। आपको पता है आप ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, ट्राइब्यूनल सीजी और इनकम टैक्स के पास जाएगा कि भाई सुन लो चेंज कर रहा है ये, और उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करके अपना ऑर्डर देगा। सर ये जो रिवीजन है ना, आप एक साल से एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते, साल में एक ही बार कर सकते हो। रीजन फॉर रिवीजन आपको बताना पड़ेगा, डिटेल्ड रीजन देना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में कि भैया हमने कितना रिवीजन किया है और क्या रिवीजन किया है। अब सर मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं हो सकता रिवीजन के नाम पे आपने पूरे वक्त बदल दी, जज्बात बदल दिए, नहीं भाई, थोड़े से करेक्शन कर सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़े से करेक्शन कर सकते हो, और उस करेक्शन के कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन कर सकते हो, बस हो गया, उससे ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आपको इतना सा ही लिखने पे आपका काम हो जाएगा। इसको मैं बी कैटेगरी क्वेश्चन मार्क करूंगा, वापस से ये ए कैटेगरी क्वेश्चन के लायक नहीं है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है सर? सर इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो तुम्हारे बुक्स को रीओपन करना चाहती है। भी हम 2019-20 में है, वो 2008-9 के बुक्स को रीओपन करना चाहती है, इसलिए उसने एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिया। तो 2008-9 के बुक्स रीओपन हो सकते हैं? सर सिंपल सी बात है, बुक्स कितने साल के रीओपन हो सकते हैं? 8 साल के। 8 साल अगर आप 2019-20 में हो तो क्लियरली समझ आता है 8 साल जो है 2011-12 या उसके बाद ही आएगा, उसके पहले तो आ नहीं सकता। तो 2008 और 9 के बुक्स नहीं रीओपन कर सकते, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो साल में इन्वेस्टिगेशन किया था और इन्वेस्टिगेशन करके बोला था कि तुम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 8 साल से ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस केस में बुक्स का क्या रीओपनिंग हो सकता है और रीकास्टिंग हो सकता है? नहीं सर, रीओपनिंग और रीकास्टिंग इस केस में नहीं हो सकता है। पर सर पर सर आप समझो ना, आपको थोड़े से प्रोविजन तो बताने पड़ेंगे ना, पर आप यहाँ पे बता सकते हो 8 फाइनेंशियल ईयर तक का होता है, इस केस में वैलिड नहीं है। हाँ,
जो क्योंकि आपका एनसीएलटी को आपका रेफर करना वैलिड है, क्योंकि आप एनसीएलटी के पास जाओगे, एनसीएलटी वापस से बाकी लोगों के पास जाएगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन लेगा और फिर ऑर्डर करेगा रिवीजन का। कब ऑर्डर करता है सर रिवीजन का? अगर पता चलता है कि फ्रॉडलेंट मैनर में बनाया गया है या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डाउट्स हो रहा है हमको, तो वो ओपन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्या वो ओपन कर सकता है? हाँ, पर 8 साल से पहले का नहीं कर सकता, इसलिए 2008 और 9 का बुक्स जो है रीओपन नहीं हो सकता है। Just because of writing the answer in this case, I have put it as A category provision. A category में डाल दो, बाद में चाहिए तो B category में डाल के खत्म कर देना। और सर लास्ट क्वेश्चन आपका, सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, उसका फ्रेंड उसको अप्रोच करके बोल रहा है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बता या पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन के बारे में बता। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग कर लेना, बच्चों वाले प्रोविजन, स्टूडेंट हो तुम लोग, तुम लोगों को पूछ लिया तो तुम लोग बता देना कैसे इंस्पेक्शन होता है। That's it guys, that was a very comprehensive। 1.5 घंटे में हमने 16 से 17 मार्क के चैप्टर वाला, 16 से 17 मार्क के चैप्टर वाला, 16 से 17 मार्क के चैप्टर वाले का रिवीजन हमने पूरा क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया दोस्तों। और सारे यूनिक क्वेश्चंस ये है, कोई भी रिपीट क्वेश्चन हमने किया भी है, रिपीट क्वेश्चन भी कितना किया हमने, बट हमारा सर 1.5 घंटे में क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया। और सर चैप्टर 7 का क्वेश्चन बैंक हो गया और चैप्टर 1 का करवाया था और बीच में और भी क्वेश्चन बैंक है। गाइस क्वेश्चन बैंक अपन इतना ही करेंगे, अगर लगेगा तो एक आधा चैप्टर का और देखेंगे, पर इससे ज्यादा क्वेश्चन बैंक अपन नहीं करेंगे। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया और पूरा क्वेश्चन बैंक हो गया, इसके साथ हमारा कंपनीज एक्ट का पूरा खात्मा हो जाता है। तो हमारे हाथ में बचता है अदर लॉ, जो हम कल से शुरू करेंगे, शाम को 7 बजे अदर लॉ की पढ़ाई करेंगे। मैं सोच रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दूं, ताकि हम लोगों को पे प्रेशर नहीं आए और हम लोग उसको आराम से रिवाइज करके खत्म कर सके। कल शाम को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन होगा, वो रिवीजन मेरे चैनल पे होगा, शुभम सिंगल के चैनल पे, तो आप वहां पे आ जाइएगा। और जरूर प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको पता भी होना चाहिए यार, इतना डिटेल्ड बैच हो गया। आज हमारे 15 लेक्चर्स खत्म हो गए, 15 लेक्चर्स यानी कि लगभग हमारा 23 से 25 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है और आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। यू शुड यूटिलाइज द मैक्सिमम आउट ऑफ इट गाइज, पूरा एनर्जी। और अभी बचा है, अभी बचा है, तो अपने दोस्तों को अपने साथ ऑनबोर्ड कर लो, उनको बोलो भाई फटाफट कंपनीज एक्ट कैचअप कर ले। और अगर नहीं भी है तो कल से अदर लॉ के लिए उनको ले आना यूट्यूब चैनल पे शुभम सिंगल के नाम पे। गाइस वेरी ऑनेस्टली एक बार अपने लिए, अपने लिए वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे और अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज गाइस योर अप्रिशिएशन इज ऑनेस्टली माय मोटिवेशन। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स मी a lot and boosts my confidence. So do make sure that you click on the like button and make sure that you share this with all your friends और कमेंट जरूर करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट गाइस, स्टडी हार्ड, इस बार मचेगा चीट फाड़। See you all in the next video. Bye bye, take care and stay safe. Bye bye.